हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स चैनल पर। तो लास्ट जो अभी तक जो क्लास चली उस क्लास में क्या था, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन था वो मैंने कवर कराया। हम उसी क्रम में भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब इस समय क्योंकि पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बेस्ड क्वेश्चन जो हैं आपको जो भी राइटर्स की बुक्स मिले उससे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो होंगे तो इसी टाइप के, चाहे कोई भी किताब हो, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्योंकि इम्पॉर्टेंट दोनों पार्ट इसके हैं, बुक्स जो आपके हैं 2 पार्ट में है, तो सेकंड पार्ट जो है वो भी ज़रूरी है। क्योंकि जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब विद्यालय आपका चलेगा, तो विद्यालय पहुंचने पर कुछ दिन पढ़ाने के बाद तुरंत आपको पता है अपने विद्यालय में तुरंत टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स भी लाने होते हैं। तो उस क्रम में हम आपके दोनों पेपर जो हैं वो उसी श्रेणी में बढ़ाते जा रहे हैं क्रम से। तो आप लोग दोनों पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। मतलब पेपर एक ही होगा, लेकिन दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट के इसका भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट फिर उधर आएंगे, उसका भी एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, फिर इधर, इस तरीके से दोनों पार्ट को आप बढ़ाते रहेंगे। ये नहीं कि एक ही पढ़ते रहें, क्योंकि ज़रूरी दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि जब पेपर आपका होगा, पेपर दोनों से होगा, तो नुकसान ना होने पाए। ठीक है, तो अब ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। अब ये ऑप्टिक्स जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि सभी लोग हाई स्कूल पढ़ के हैं। हाई स्कूल में शुरुआत यहीं से होती है, वो भी लाइट से स्टार्टिंग होती है। तो हम बेसिक पहले बातें करते हैं ऑप्टिक्स पर, जो आपके काम आने वाली हैं। तो ऑप्टिक्स है क्या, उससे पहले हम बात करते हैं देखो एनर्जी की, क्योंकि इसमें पूरा खेल किसका है, एनर्जी का ही खेल है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। तो एनर्जी जो होती है, जैसे मान लो हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, जैसे अगर मान लो मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये मुझे वाइट कलर का क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि बाहर से लाइट पड़ी इस पर, और जब लाइट पड़ी तो केवल इसका वाइट कलर ही हमारी आंख पर पड़ा, उसी को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। बाकी सभी कलर को क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अभी मान लो कोई और कलर हम ले लें, मान लो टी शर्ट है, ये येलो क्यों दिखती है? तो येलो इसलिए दिखती है क्योंकि जो भी वाइट लाइट इस पर गिर रही है, प्रकाश जो सूर्य से श्वेत प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश का केवल येलो रंग जो है वो केवल परावर्तित हो रहा है, बाकी सभी रंगों को क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो अब एनर्जी की बात कर रहे थे, तो एनर्जी है क्या, आपने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। तो एनर्जी अगर है, तो एनर्जी कैसे आती है, एनर्जी को कौन ले जाता है? तो एनर्जी हमेशा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तरंग के द्वारा। तरंगें जो होती हैं हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के भी आए हैं, पढ़ा था भी। जैसे एक रस्सी को अब मान लो कहीं से बांध दिया जाए, फिर उसको हिलाना शुरू करें ऐसे, तो जब हिलाते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पर हम हिलाएं रस्सी को, तो जहाँ से बंधी होगी वहाँ तक के पार्टिकल जो होते हैं उसके वो हिलना शुरू कर देते हैं। अब वो दूर वाला क्यों हिला, दूर वाले में क्यों वाइब्रेशन हुआ? क्योंकि हमने जब यहाँ पर इस रस्सी को यहाँ से हिलाया, तो वहाँ वाला पार्टिकल इसलिए हिला, वहाँ से अपने स्थान से हटा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हमने इसको डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्बेंस ने क्या कर दिया, उसको एनर्जी दे दी। पूरी रस्सी में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इस वजह से हमको वो तरंग टाइप से नज़र आने लगती चलते हुए। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा किसके द्वारा होता है, पार्टिकल के द्वारा। सॉरी, एनर्जी का पार्टिकल हमेशा वेव करते हैं, तरंगे करते हैं। ठीक, तो अब तरंगों का मतलब वेव्स अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, तो अपने कोर्स में वेव कितने टाइप की बनी, मतलब इनका क्लासिफिकेशन किया गया 2 प्रकार से। कौन कौन से टाइप बने? तो पहला क्लासिफिकेशन जो होता है उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। सेकंड जो होते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक तरंग, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, बताया था। पानी में अगर पत्थर फेंक देते हैं तो तुरंत वहाँ पर तालाब से किनारों से पानी जाकर के उस गड्ढे को भरने लगता है, तो जो पानी की सतह पर तरंगे बनती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोल देते हैं। ठीक, अब ये नॉन मैकेनिकल वेव, तो नॉन मैकेनिकल वेव जो हैं वो आपके कोर्स में यहाँ से आने वाली हैं। ठीक, तो मैकेनिकल में भी उसके आगे भी 2 पार्ट बने थे। कौन कौन से? एक बनी थी ट्रांसवर्स, और दूसरी कौन बनी थी, लॉन्गिट्यूडनल बनी थी। ठीक, मतलब पहले को क्या बोला गया था, यांत्रिक के 2 पार्ट बताए थे वहाँ पर। पहला कौन सा था, उसको बोले थे अनुप्रस्थ तरंगे, जिनको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और सेकंड जो थी उनको बोला गया था अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य जो हैं उन्हीं को क्या बोला गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला गया। ठीक, अब ट्रांसवर्स जो होती है, ट्रांसवर्स वेव का कुछ पार्ट इसमें ऐड हो जाता है करके, अभी बता रहे कैसे होता है। बाकी लॉन्गिट्यूडनल जो होती है टोटल क्या होती है, मैकेनिकल वेव मानी गई हैं। ठीक, मतलब जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित होती हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर क्या कर दिया गया, मैकेनिकल के थ्रू दिया गया। क्यों?
क्योंकि इनके संचरण के लिए, प्रोपोगेशन के लिए क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, मैकेनिकल वेव जब कभी भी किसी मतलब ये जब भी इनका ट्रांसफ़र होगा या प्रोपोगेशन होगा किसी माध्यम में, तो हमेशा क्या होता है, उस इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो मैकेनिकल वेव के अंतर्गत ये आ गई, और इनके संचरण के लिए माध्यम होना जरूरी है, इसीलिए मैकेनिकल बनी है। ठीक, नॉन मैकेनिकल मतलब कहने का है, इनके लिए रिक्वायरमेंट जो होती है किसकी होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। ठीक, आवश्यकता है। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव जो होती है इनमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, मान लो अगर जहाँ पर आप हो, जिस रूम में हो, घर में हो, मान लो आपके घर में वैक्यूम हो एकदम से, ठीक, मीडियम कोई ना हो, तो मीडियम अगर ना हो तो आप बोलोगे भी तो बोलोगे केवल, तो क्या होगा, केवल आपका ऐसे केवल मुंह चलता हुआ नजर आएगा, आवाज़ नहीं होगी, लेकिन दिखाई जरूर देगा। क्यों? क्योंकि दिखाई इसलिए देगा क्योंकि नॉन मैकेनिकल वेव जो होती हैं इनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती संचरण के लिए। लेकिन मैकेनिकल वेव जो होती है इनके लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके लिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, और इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की। ठीक, तो इनके थ्रू कौन कौन सी आती हैं, साउंड वेव आ जाती हैं, साउंड वेव और तरह तरह की वेव जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वो सब इसी में आ गई। अब नॉन मैकेनिकल वेव, तो इनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इनके थ्रू कौन कौन सी आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं, जिसकी चर्चा हमने शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी। मैंने बताया था कि अगर चार्ज पार्टिकल रुका होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ने लगते हैं। और अगर वही पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है, कब, कैसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी हो ऐसे, मान लो अंदर है ऐसे, तो पार्टिकल ऐसे v रफ्तार से गति करना शुरू करता है। ठीक, तो अगर एक्सेलरेट जब होता है तो क्या बनाता है, तरंग, और उन तरंगों का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम बोला गया। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, किसके थ्रू आती है, नॉन मैकेनिकल वेव के थ्रू भी आती हैं। ठीक, जो हमारा मेन पॉइंट यही है। ठीक, ऑप्टिक्स। अब मैकेनिकल बनी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती कौन कौन सी हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो बेटा 7 प्रकार की। कौन कौन सी, जैसे हमने एक शॉर्टकट में भी बताया था, GXPD, AMR, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो। ठीक, इस तरह ये बनी 7। हिंदी में अगर बोलना चाहो तो इनको क्या बोलेंगे, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो। इंग्लिश में तो ये हो गई गामा रेज, इनको क्या बोलेंगे, एक्स रेज, इनको क्या बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट, इनको क्या बोलेंगे, विजिबल। ये कौन सी हो गई, इंफ्रारेड, और ये कौन सी बनी, माइक्रो, और ये कौन सी बनी, रेडियो। तो ये 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब ऑप्टिक्स नहीं है, मत सॉरी, ऑप्टिक्स के थ्रू तो हैं, ये सभी हैं। क्यों? क्योंकि इन सब, ये सब कितनी स्पीड से चलती है, ये वैक्यूम में हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती हैं। इन सब की स्पीड कितनी मानी गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये दूरी तय करती हैं। ठीक, तो हैं तो ऑप्टिक्स के थ्रू, लेकिन प्रकाश जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है, प्रकाश ये सब नहीं है, प्रकाश केवल और केवल इतना भाग है इसका, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग जो होती है लगभग 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, कुछ किताबों में 76, 78, 8 भी होता है, तो 7800 एंगस्ट्रॉम हम अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो किसके थ्रू आएगा, तो केवल और केवल दृश्य भाग में आता है, विजिबल जो होगा पार्ट इसका, और उसकी तरंगदैर्घ्य कितने स्टार्ट होती है, 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसी के अंतर्गत 7 रंग आ जाते हैं। कौन कौन से, विबग्योर। ठीक, 7 के 7 रंग इसी में आ गए। अब ये रेड की हो गई वेवलेंथ, और ये किसकी हो गई, वायलेट की हो गई। ठीक, तो 7 रंग हमको किसी भी प्रिज्म पर जब प्रकाश डाल देते हैं तो 7 रंगों में टूटता है, तो कौन सा भाग बनता है, वो विजिबल भाग बनता है, दृश्य वाला। तो दृश्य के थ्रू ही ये बना। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स जो है बेसिक स्टडी ऑफ लाइट है। ठीक, प्रकाश के बारे में ही मुझे स्टडी करना है इसके बाद इसमें। अब प्रकाश क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वह भाग है। देखो कुछ किताबों में ये लिखा होता है, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति कार्य करता है। चलो ठीक है, वर्किंग वैसे होगी क्योंकि स्पीड उतनी है। लेकिन अगर रियल में पूछा जाए तो रियल में आप डेफिनेशन अगर देना चाह रहे हो तो डेफिनेशन आप सही देंगे। क्या बोलेंगे
कि ऑप्टिक्स जो है बेसिक स्टडी ऑफ लाइट है। और लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जो कहाँ पर आता है? दृश्य भाग में आता है। विजिबल जो पार्ट बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। ठीक, तो प्रकाश बन गया, विजिबल पार्ट बना इसका। ये हो गई कंडीशन। तो मतलब ऑप्टिक्स क्या है? बेसिक स्टडी ऑफ लाइट है। ठीक, लाइट क्या है? तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजिबल पार्ट जो है उसी का नाम क्या बोला गया? लाइट बोला गया। ठीक, आप सही चीज़ें बोलेंगे एकदम से। तो ये हो गई कंडीशन इनकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबकी वेवलेंथ होती है। ठीक, अब इनमें देखो, इनकी सबकी लाइट बराबर, सॉरी स्पीड जो होती है वो सबकी बराबर है, स्पीड बराबर, लेकिन दो चीज़ों का अंतर होता है। क्या क्या? कुछ बातें और भी इन पे हो जाती हैं। अगर आप ऊपर से नीचे चलो, सबकी वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी रोकिए, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ रहे हैं, उसका केवल एक पार्ट मुझे पढ़ना है बस अभी। तो अगर ऊपर से नीचे चलोगे तो वेवलेंथ जो होती है हमेशा बढ़ती, तरंगदैर्घ्य बढ़ती। सबसे कम किसकी होती है? गामा की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेडियो की। 10 की पावर 4 मीटर के आसपास आती है। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, अगर नीचे से हम ऊपर बढ़ेंगे तो उस केस में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी एफ से लिख लो, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ती है। ठीक, कहने का मतलब यह है, जो आपने एक कंडीशन पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, v बराबर एन लैम्डा, ये मेन फार्मूला है। n क्या है? n फ्रीक्वेंसी है, तो इसको आप f से लिख लीजिए। ये स्पीड हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये तरंगदैर्घ्य हो गई। अगर मान लो कि इन्हीं दो की बात की जाए यहाँ पर, या ऐसे समझ लीजिए, सबकी स्पीड बराबर, कितने चलेंगे? c से। c कितना? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? f इंटू लैम्डा। c अगर कांस्टेंट है तो ध्यान से देखिए, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल f बन जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी लैम्डा के उल्टा बनेगी। ठीक, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये प्रॉपर्टी निकल के आई। ये मेन फार्मूला है, इसका कई जगह यहाँ इंटर में भी यूज होने वाला है। ठीक, मेन छोटा सा फार्मूला, लेकिन इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, तो हमको क्या पढ़ना है? तो प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का केवल दृश्य भाग है, उसी के बारे में मुझे यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक, तो ये तो कंडीशन हुई केवल, मतलब वेव क्या है? तो वेव के बारे में पता चला। वेव का क्लासिफिकेशन कितना हुआ? तो 2 टाइप से हुआ, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव का ही पार्ट मुझे पढ़ना है यहाँ पर। अब ये कंडीशन आई। ठीक, तो ऑप्टिक्स क्लियर। और ऑप्टिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया? तो ऑप्टिक्स को देखो बेटा 2 पार्ट में बांट दिया गया। अब आगे अभी केवल जनरल फिजिक्स चल रही है। ठीक है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं, केवल प्रकाश सीखें। प्रकाश के बारे में आगे स्टडी यहीं से करनी है मुझे। तो ये क्लियर हुआ यहाँ से। देखिए अब ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स जो बांटा गया इन 12th में 2 पार्ट में बांटा गया। एक कौन सा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और सेकंड जो है वेव ऑप्टिक्स। ठीक, तो ऑप्टिक्स जो है इसको 2 पार्ट में इन 12th में डिवाइड किया गया। पहले को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलेंगे, और सेकंड जो पार्ट है उसका क्या बोला गया? वेव ऑप्टिक्स नाम दिया गया। ठीक, अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? देखिए इसमें जितनी चीज़ें आप देख पाते हो, लेंस होता है और ये दुनिया भर के लेंस है, मिरर है। ठीक, किसी सिक्के को पानी में डाल दो, पेंसिल को आप पानी में डाल दो, तो उसमें जितनी घटनाएं आपको नज़र आती हैं, बढ़िया स्पष्ट दिखाई देती हैं, वो सब किसके थ्रू आती हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के थ्रू आती हैं। ठीक, और जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स के बारे में तो अभी तक किसी ने पढ़ा भी नहीं है। अब जो भी 12th में भी स्टूडेंट आए हैं इस वर्ष, उन्होंने नहीं पढ़ा। थोड़ा बहुत आपको हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कैसे क्या होता है। देखिए वेव ऑप्टिक्स में जैसे मान लो आप ऐसा करिए कि एक बोर्ड में एक बड़ा सा छिद्र कर दीजिए, उस पर अगर आप लाइट डालो ऐसे, तो जब आप लाइट डालोगे तो इसी के आकार में बाहर उधर दूसरे साइड में आपको ऐसी लाइट गोल नज़र आएगी। फिर क्या करिए, इसका आकार छोटा करना शुरू कर दो आप, एकदम छोटा। कितना छोटा? तो 1 × 10 की पावर -2 मीटर के आसपास, बहुत कम। तो जब आप बहुत कम इसका आकार आप कर देंगे, फिर जब इस पर आप लाइट गिराएंगे तो क्या होगा? आपको दूसरे साइड में इसके अब उस तरीके का छिद्र नहीं नजर आएगा। जहाँ पर लाइट पड़ेगी उस लाइट के चारों ओर तो छोटे छोटे अंधेरा उजाला टाइप के मतलब पॉइंट नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो वो सब किसके थ्रू आए? वो वही कहलाएगा वेव ऑप्टिक्स के थ्रू सब आते हैं। ठीक, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए और भी अच्छे से इनके समझते हैं कि अगर आप ये कह सकते हो, अगर प्रकाश किसी ऐसे पृष्ठ पर गिरे जिसका आकार, उसका साइज लगभग लाइट की वेवलेंथ के आसपास हो, ठीक,
अगर प्रकाश कहाँ गिरे, किसी ऐसे पृष्ठ पर गिरे उसका आकार पृष्ठ का कैसा हो, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के समकक्ष अगर है, आसपास है, तो वेव ऑप्टिक्स आ जाती है। ठीक, वो घटना शुरू हो जाती है, जिनको हम नया नाम देंगे इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, ये सब नाम देना शुरू करेंगे। ठीक, और अगर प्रकाश किसी ऐसे पृष्ठ पर गिरा रहे हो जिसका आकार लैम्डा से मैच ना करता हो, ठीक, पृष्ठ का जो साइज है गिरने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के आसपास ना हो, उसके कोटि का अगर नहीं है, तो हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक, तो ये पार्ट जो है इसके आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे केस जब शुरू होंगे तो वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि हाँ, प्रकाश गिराया गया, किसी ऐसे पृष्ठ पर गिराया गया जिसका आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का है। एक क्वेश्चन भी बनता है कि प्रकाश के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमेशा तरंग दर्शाते हैं, प्रकाश तरंग है, फिर भी हम जब लेंस को लेते हैं या मिरर को लेते हैं तो वहाँ पर रे क्यों खींचते हैं, जबकि वेव है, प्रकाश क्या है, तरंग है, तो तरंगे क्यों बनाते हैं, जब लेंस और मिरर लेते हैं तो वहाँ पर तरंग क्यों बनाने लगते हैं, तो वो बात अलग की है बेटा। जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कैसे। आप अगर आइडिया लगाओ तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि साइज वेवलेंथ के आकार का हो तो वेव बनाओगे। यहाँ पर साइज जो है इसकी वेवलेंथ के आकार का नहीं है, क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन दिखा देते हैं। तो प्रकाश का जो निरूपण है, एनर्जी जो यहाँ पर चलेगी, वैसे अगर मान के चलो कोई बल्ब वगैरह जल रहा हो, अगर मान लो बल्ब जल रहा है तो इससे जो लाइट निकलती है कैसे निकलती है, तरंग बताया गया प्रकाश में। प्रकाश को क्या बताया गया, तरंगे बताया गया है। कुछ गुण प्रकाश के तरंग बताते हैं, कुछ पार्टिकल भी बताते हैं। तो ऐसे एनर्जी बाहर तरंग के रूप में निकलती है, लेकिन अब हर जगह पर तरंग नहीं बनाएंगे। ठीक, क्योंकि जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या बनाते हैं, इस प्रकार लाइट को डिनोट करते हैं। ये प्रोपोगेशन के मतलब डायरेक्शन बन गई प्रकाश की। ठीक, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कि हाँ प्रकाश ऐसे जा रहा है। मान लो इसको निरूपित करना है तो आप कैसे दिखाओगे, ये सोर्स हो गया तो लाइट ऐसे। अब सोच के देखो तो आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखाएं आपने पढ़ी थी, तो वैद्युत बल रेखाएं जैसे बनाते थे बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये नहीं कि वो मोड़ रहे थे, ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये कर्व नहीं बनाएंगे, ये केवल स्ट्रेट लाइन होंगी। तो वो भी क्या थी, वो भी एनर्जी थी, और ये भी आप क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी पढ़ रहे हैं, ऊर्जा का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों का मतलब आपको क्लियर हुआ। ये कब होगा, जब प्रकाश किसी ऐसे पृष्ठ पर गिरेगा जिसका आकार उसकी तरंगदैर्ध्य की कोटि का नहीं होगा। और ये कब बनेगा, जब प्रकाश किसी ऐसे पृष्ठ पर गिरेगा जिसका आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का होगा। ठीक है, तो ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। अब ये घटनाएं हुई। ठीक है, तो अब आते हैं प्रकाश की प्रॉपर्टी पर। ठीक, ऑप्टिक्स अगर हमने सीखा, ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स लाइट है। लाइट क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजिबल पार्ट जो होता है उसी को बोला गया, लाइट बोला गया। ठीक, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, अगर मीडियम आएगा, मीडियम अगर माध्यम आपने बदल दिया तो स्पीड पर फर्क पड़ेगा, और अगर मीडियम आपने नहीं बदला तो स्पीड पर उसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या क्या बदलेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। ठीक, और क्या चेंज होगी, वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति दोनों बदलेंगे, लेकिन स्पीड उसकी नहीं बदलती है। ठीक, अब अगर ये नहीं बदलती है, एक और बात आती है, अगर मीडियम नहीं बदला, लेकिन अगर मीडियम बदल भी गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे मान लो जल भरा हुआ है, इसमें आपने एक बल्ब जलाया, बल्ब कैसा है, रेड कलर का। ठीक, तो जो लाइट बाहर निकलेगी उसका कलर कैसा होगा, जैसे एक जल भरा हुआ है, जल में एक बल्ब रख दिया, बल्ब को जलाया, बल्ब कौन से कलर का, रेड कलर का है। तो रेड कलर का अगर है तो इससे जो लाइट निकली तो बाहर कैसे निकलेगी, तो बाहर भी जो लाइट निकलेगी वो भी कैसे होगी, रेड कलर की ही होगी। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लें घुमाने वाले, येलो कलर का रख दिया जाए तो भी लाइट कैसे होगी, येलो कलर की। क्यों, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होगी या फ्रीक्वेंसी जो होगी उस कलर की, क्योंकि विजिबल पढ़ रहे हैं ना, दृश्य भाग पढ़ रहे हैं, और दृश्य भाग में या सातों रंग आ जाते हैं वो सब, तो सातों रंग आएंगे तो सब पूरी कंडीशन यही आएगी। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो उसी कलर की ही आप बताएंगे। अब एक बात और होती है, अगर जैसे हम ये बात करते हैं इस पर कि कोई वस्तु को हम जब देखते हैं तो अपने वास्तविक रंग में ही मुझे वो क्यों नज़र आती है, उसका कारण क्या है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि जैसे हम मान लो रेड कलर की वस्तु को देख रहे हैं तो मुझे वो रेड ही क्यों नज़र आती है, तो आपने पढ़ा प्रकाश की वजह है, वो वजह क्या है, लाइट है। लेकिन हर जगह पर लाइट का होना ज़रूरी नहीं है। मान लो अगर टी शर्ट की बात करें तो टी शर्ट कैसी है, तो येलो कलर की है। ठीक, क्यों, क्योंकि हम
ऐसे एटमॉस्फेयर में इस समय हैं, लाइट मेरे पर पड़ी तो हमारे टीचर ने क्या किया, बाकी सभी कलर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया, केवल येलो कलर को ही रिफ्लेक्ट किया। तो आपको पता चला। अगर अभी मान लो घर में आपके अंधेला हो एकदम से, ठीक, पूरा एकदम अंधेला हो, कहीं पर भी लाइट ना हो, और आप किसी बर्तन को ले लीजिए, उस बर्तन को बहुत ज़्यादा आप गर्म कर दो, बहुत ज़्यादा गर्म कर दो, ठीक। फिर उस बर्तन को जब बहुत ज़्यादा वो हीट हो जाएगा, तब जब आप उसको देखोगे, लाइट बिल्कुल ना हो, फिर उस बर्तन को देखिए तो आपको बर्तन वो रेड कलर का नज़र आएगा, ठीक। अब ये जो रेड कलर नज़र आया, ये प्रकाश की वजह नहीं है यहाँ पर, ठीक। क्यों? क्योंकि वहाँ तो प्रकाश है ही नहीं, वहाँ तो अंधेला एकदम से है। तो अगर अंधेला है तो अंधेले में आपको उस जगह पर अगर रेड कलर उसका नज़र आ रहा है तो वो कारण प्रकाश नहीं है, वो क्या है, वो हीट है, ठीक, ऊष्मा है, ऊष्मा की वजह से है, ठीक। तो हमको वस्तुएं अपने कलर में दो तरीके से ही नज़र आती हैं। वैसे ज़्यादा परसेंट की बात की जाए तो ज़्यादा परसेंट प्रकाश का ही आता है, लेकिन कारण दो होते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक रंग जो मुझे दिखाई देता है वो दो कारण से होता है, एक तो प्रकाश होता है और दूसरा क्या कारण होता है, रेडिएशन भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी, कोई भी वस्तु हो, अपने अंदर से रेडिएशन मतलब एनर्जी का उत्सर्जन करती रहती है, ठीक। तो उस जगह पर जो अंधेरे में आपको रेड कलर का बर्तन नज़र आया गर्म करने की वजह से, तो उसका कारण क्या था, रेडिएशन, ठीक। तो ये भी बातें याद रखना, क्योंकि कोई क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे तो केवल प्रकाश ही सामने आए, हीट भी आ सकती है, ठीक। तो बात थी कलर पर। और कुछ चीज़ें, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन इस पर, एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, देखो मान लो अगर कह दिया जाए आपसे दो आपके पास बैलून है, ठीक, एक कौन सा है, रेड कलर का और एक है ब्लू कलर का, ठीक। इस पर अगर मान लो लेज़र किरणें हम गिराएं इस पर, तो लेज़र किरण कैसी होती है, रेड होती है। यहाँ से लेज़र किरणें दोनों पर गिराई हमने, तो इसमें से बताइए कौन सा जो बैलून है वो कौन सा पहले फूटेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें क्या आप जवाब देंगे, तो आपको जैसे हमने जो चीज़ बताई, अगर रेड कलर इस पर गिरा रहे हो तो ये क्या कर देगा, ये केवल और केवल रेड कलर को ही अपने अंदर अवशोषित करेगा, बाकी सभी रंगों को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। फूटती वस्तु कब है, जब उसको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए रेड गिरा और रेड है, तो एनर्जी लेगा या परावर्तित करेगा, तो यहाँ पर दोनों एक ही जैसे हैं, तो क्या कर देंगे, ये परावर्तित कर देंगे ऊर्जा को। और यहाँ पर ब्लू वाला देखिए, इस पर जब रेड कलर आप गिराओगे तो ब्लू वाला क्या कर देगा, ब्लू को ही केवल परावर्तित करेगा, बाकी सभी रंगों को क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पर कौन फूटने वाला, तो ब्लू पहले फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऊर्जा मिलेगी, ठीक। तो अब ऐसे अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं तो इसी टाइप से ही बनते हैं। बाकी अब और भी क्वेश्चन हैं, ठीक, धीरे धीरे जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी बेस हम एक एक दो एग्जाम्पल आपको साथ में कराते जा रहे हैं, ठीक। तो अब ये भी बात आपको क्लियर होगी, मान लो येलो होता है, गिराया जाता तो येलो वाला पहले फूट जाता है, ठीक। येलो लाइट गिराएंगे येलो पर तो नहीं फूटेगा जल्दी, क्योंकि वो एनर्जी क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो ये कंडीशन हो गई इनकी। और अब इसके टाइप्स कौन कौन से, प्रकाश जो है, प्रकाश के गुण पढ़ते हैं, ठीक, कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्रकाश में सबसे पहला जो गुण बताया गया कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सी है, रिफ्लेक्शन, ठीक, परावर्तन जिसको हम बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन कौन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं मिरर, ठीक। तो पूरी मिरर सिमेट्री यहाँ पर आने वाली, और मिरर सिमेट्री किसके अंतर्गत आएंगी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएंगी। हमको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़नी है अब यहाँ से, ठीक। तो प्रकाश में लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने उनके प्रॉपर्टी हैं, ठीक उतने इनके भी यही भी प्रॉपर्टी हैं, ठीक। तो वही चीज़ें भी हैं, लेकिन उनको कुछ अलग नाम से हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के कितने गुण बने, बहुत गुण बने। कौन कौन सा, परावर्तन हो गया जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण हो गया, ठीक, कंपटन प्रभाव हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, इंटरफेरेंस हो गया जिसको व्यतिकरण बोलते हैं, विवर्तन बोला जाता है, ध्रुवण बोला जाता है, किसी भी सतह पर प्रकाश गिरकर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकता है। तो बहुत सारे गुण प्रकाश के बनते हैं, वो सभी आपके यहाँ पर चैप्टर बनने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला गुण जो है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में अब आपको यही प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है वहीं से स्टार्टिंग है आपके कोर्स की, स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में फिर बहुत बड़ा चैप्टर है, एक एक चीज़ स्टेप से आप लोग समझेंगे, क्योंकि हाई स्कूल बेस्ड जो चीज़ें थी, देखिए एक बात और भी है, जो चीज़ें आपने हाई स्कूल में पढ़ी थी उनका मेथड मैं यहाँ पर बदल दूँगा,
उस मेथड से यहाँ पर नहीं चलाऊँगा, ताकि क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी हो जाएंगी चीज़ें। तो समझाते जाएंगे, बाकी उनको हम थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे, मेथड बदल के रखेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। और उन चीज़ों को आपको आती भी हैं पहले से, केवल मुझे दोहराना है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराना है, बाकी आपको सब कुछ पता है उसके बारे में। ठीक, अगर नहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको फिर से अगले में रिवाइज करवा दूँगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप पढ़ चुके हैं पहले से, तो थोड़ा स्पीड में बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।